नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी विचार पर बात करने वाले हैं, इकिगाई। जी हाँ, इकिगाई। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की किताब है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो आज हम इसी किताब में गहराई से उतरेंगे बिल्कुल। और कोशिश करेंगे समझने की कि लंबे और खुशहाल जीवन के ये जापानी रहस्य आखिर हैं क्या, खासकर ओकिनावा के लोगों के हवाले से। हाँ, और ये किताब ना सिर्फ जापानी दर्शन को देखती है, बल्कि ये विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी जैसे पश्चिमी विचारों को भी जोड़ती है। अच्छा जी, ये समझने के लिए कि कुछ लोग कैसे अपने जीवन का मकसद ढूंढ लेते हैं और क्यों वो इतने लंबे समय तक एक्टिव और संतुष्ट रहते हैं। जीने की वजह है ना। बिल्कुल। जीने की वजह। तो चलिए इसी शब्द से शुरू करते हैं, इकिगाई। सुनने में काफी गहरा सा लगता है ये शब्द। हाँ, है तो। इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, अगर मोटा मोटा समझें तो इकिगाई का मतलब है होने का कारण, या आप कह सकते हैं वो वजह जिसके लिए आप रोज सुबह बिस्तर से उठते हैं। अच्छा, रोज सुबह उठने की वजह। जी, जापानियों का मानना है कि हम सबके अंदर एक इकिगाई होता है, बस उसे खोजना होता है। वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर ही। हाँ, किताब इसे कहती है अस्तित्व का ईंधन, वो चीज जो हमें चलाती है, जो हमें प्रेरणा देती है। और शायद यही ईंधन लंबी उम्र का भी राज है। किताब में जिक्र है कि जापान का जो ओकिनावा द्वीप है, हाँ, ओकिनावा, वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल के पार जीते, शतायु। जी हाँ, बिल्कुल। ओकिनावा उन जगहों में से एक है जिन्हें ब्लू जोन कहते हैं। तो क्या इसका राज इकिगाई है? देखिए, इकिगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, अकेला नहीं पर बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, और क्या कारण है? जाहिर है, वहाँ का सादा खाना, ग्रीन टी, मौसम, धीमी जिंदगी, ये सब तो है ही। पर रिसर्च बार बार यही दिखाती है कि जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य यानी इकिगाई और मजबूत सामाजिक रिश्ते, सोशल कनेक्शंस। हाँ, ये दोनों चीजें उनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। आपने ब्लू जोन्स का जिक्र किया। हाँ, ओकिनावा के अलावा और कौन सी जगह हैं ये? हाँ, कुल 5 है। ओकिनावा जापान, सार्डिनिया इटली, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया अमेरिका, निकोया प्रायद्वीप कोस्टारिका और इकारिया ग्रीस। अच्छा, और इनमें क्या आम बात है? मतलब इतनी अलग अलग जगह हैं दुनिया में। हाँ, जगहें अलग है, संस्कृति अलग है, पर कुछ चीजें कमाल की मिलती जुलती हैं। जैसे ज्यादातर का आहार पौधों पर आधारित है, फल, सब्जियां, अनाज, मांस कम। ओके। दूसरा, वो लोग लगातार चलते फिरते रहते हैं, मतलब जिम वाली कसरत नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में ही मूवमेंट बहुत है, बागवानी, पैदल चलना। तीसरा, जीवन में कोई न कोई मकसद होना, जिसे ओकिनावा वाले इकिगाई कहते हैं। चौथा, तनाव कम करने के उनके अपने तरीके हैं। और सबसे जरूरी क्या? मजबूत सामाजिक और पारिवारिक बंधन, कम्युनिटी। ओकिनावा में मोआई होता है। मोआई, ये क्या? ये बचपन के दोस्तों का एक ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं, आर्थिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, एक तरह का सोशल सपोर्ट सिस्टम। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, खाने पर वापस आते हैं। ओकिनावा का एक नियम बड़ा फेमस है, हारा हाचीबू। हाँ, हारा हाचीबू मतलब पेट 80% भरना। सुनने में तो ठीक लगता है, पर आजकल की दुनिया में जहाँ हर तरफ इतना टेस्टी खाना है, रुकना मुश्किल होता होगा। हाँ, अनुशासन तो चाहिए, पर ये उनकी संस्कृति में रचा बसा है। मतलब ये कोई डाइट रूल जैसा नहीं, ये जीने का तरीका है। अच्छा। जब लगे कि पेट लगभग भर गया है पर पूरा नहीं भरा, बस तभी खाना रोक देना है। और इसका फायदा? माना जाता है कि इससे पाचन तंत्र पर जोर कम पड़ता है और शायद ये सेल्स की एजिंग को भी धीमा करता है। हाँ। वो लोग छोटी प्लेटों में खाते हैं, इससे भी कम खाने में मदद मिलती है। अंदाजा है कि वो रोज करीब 1800-1900 कैलोरी लेते हैं। और पश्चिमी देशों में? वहाँ तो ये आंकड़ा अक्सर 2200 से 3300 कैलोरी या उससे भी ज्यादा होता है। बाप रे, काफी अंतर है। तो खाने के अलावा किताब में और भी बातों पर जोर है, जैसे दिमाग को एक्टिव रखना। हाँ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वाली बात। बिल्कुल, दिमाग को चुनौती देते रहना, नई चीजें सीखना, पहेलियां सुलझाना, कोई नया शौक पालना। ये क्यों जरूरी है? किताब में एक न्यूरो साइंटिस्ट का जिक्र है, श्लोमो ब्रेज़िनट्स। वो कहते हैं कि दिमाग को आदतों का गुलाम नहीं बनने देना चाहिए। अच्छा। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं, ये उसे जवान रखता है, उम्र के साथ दिमागी गिरावट को रोकता है। और एक चीज जिससे हम सब परेशान रहते हैं, तनाव, स्ट्रेस।
हाँ, तनाव ये तो आजकल जैसे जिंदगी का हिस्सा बन गया है। किताब क्या कहती है इसके बारे में? क्या ये उम्र कम करता है? लंबे समय तक रहने वाला क्रॉनिक स्ट्रेस वो वाकई शरीर के लिए बहुत बुरा है। कैसे? वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, कोशिकाओं को जल्दी बूढ़ा करता है। लेकिन किताब एक दिलचस्प बात कहती है, हॉवर्ड एस फ्रीडमैन की रिसर्च का हवाला देते हुए, कि थोड़ा बहुत तनाव मतलब किसी चैलेंज का सामना करना, हाँ। वो असल में फायदेमंद भी हो सकता है। वो हमें ज्यादा अलर्ट, ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। पर हाँ, लगातार की चिंता, हड़बड़ी, उससे बचना बहुत जरूरी है। और बचने के तरीके? माइंडफुलनेस है, ध्यान है, ये तकनीकें मदद कर सकती हैं। और एक और बुरी आदत, बैठे रहना ज्यादा देर तक। ओहो, ये तो आजकल का जैसे नया धूम्रपान बन गया है। सही कहा। लगातार घंटों बैठे रहना सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। ओकिलावा या दूसरे ब्लू जोन्स के लोग जिम भले ना जाते हों, पर वो हिलते डुलते बहुत हैं। अच्छा। उठना, चलना, सीढ़ियां इस्तेमाल करना, घर के काम, बागवानी, उनकी जिंदगी में ही मूवमेंट शामिल है। नींद बहुत जरूरी है। सोते समय मेलेटोनिन बनता है। मेलेटोनिन? हाँ, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये एजिंग प्रोसेस को धीमा करता है। और हाँ, एक पॉजिटिव नजरिया, आशावादी रहना, ये भी बहुत मायने रखता है। ये सारी आदतें, खाना, हिलना डुलना, तनाव मैनेज करना, पॉजिटिव रहना, इन सब के पीछे शायद एक गहरा सवाल है, जीवन का मतलब क्या है, अर्थ। बिल्कुल। और यहीं पर किताब विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी को सामने लाती है। लोगोथेरेपी, ये क्या है? लोगोथेरेपी का मतलब ही है अर्थ के जरिए इलाज। फ्रैंकल खुद नाजी कंसंट्रेशन कैंप में रहे थे। हाँ, मैंने पढ़ा उनके बारे में। उन्होंने वहां देखा कि जिन लोगों के पास जीने की कोई वजह थी, कोई मकसद था, उनके बचने की संभावना ज्यादा थी। अच्छा। उनका मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत जीवन में अर्थ खोजना है। अगर हमारे पास जीने का कोई क्यों है, तो हम लगभग हर कैसे को सह सकते हैं। तो इकिगाई और लोगोथेरेपी जुड़े हुए हैं। हाँ, एक तरह से इकिगाई उसी क्यों की जापानी खोज है। फ्रैंकल कहते थे कि ये अर्थ हमें बनाना नहीं पड़ता, ये पहले से मौजूद होता है, हमें बस उसे खोजना होता है। किताब में फ्रैंकल के कुछ केस स्टडीज भी हैं, बड़े दिलचस्प हैं। हाँ, जैसे एक अमेरिकी डिप्लोमेट था, बहुत कामयाब पर बेहद नाखुश। क्यों? क्योंकि उसे अपने काम में कोई मतलब नहीं दिखता था। फिर फ्रैंकल ने उसकी मदद की ये समझने में कि वो अपनी परिस्थितियों को कैसे बदल सकता है या उनमें अर्थ कैसे ढूंढ सकता है। एक और उदाहरण एक माँ का है जो अपने बच्चों की देखभाल में अपने जीवन का उद्देश्य पाती है। तो मतलब उद्देश्य मिलने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आसान शायद ना हो, पर उन्हें झेलने की ताकत मिल जाती है, निराशा कम होती है, आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। लोगोथेरेपी के अलावा किताब में एक और जापानी थेरेपी का जिक्र है, मोरिटा थेरेपी। जी, मोरिटा थेरेपी। ये कैसे अलग है लोगोथेरेपी से? स्वीकार करो मतलब अगर गुस्सा आ रहा है तो आने दे। हाँ, गुस्सा, डर, उदासी, ये सब आएंगे और जाएंगे। मोरिटा थेरेपी कहती है कि आपकी भावनाएं चाहे जो भी हो, आप अपना काम करते रहो, वो करो जो आपको करना चाहिए। अच्छा, मतलब एक्शन पे फोकस। बिल्कुल। इसकी 3 सिद्धांत है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, और अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। ये मानती है कि जब आप काम करते हैं तो भावनाएं अपने आप बदल सकती हैं। इसमें नाइकान ध्यान का भी जिक्र है? हाँ, नाइकान ध्यान। इसमें खुद से 3 सवाल पूछे जाते हैं किसी व्यक्ति के संबंध में। क्या सवाल? पहला, मैंने उस व्यक्ति से क्या पाया है। दूसरा, मैंने उस व्यक्ति को क्या दिया है। और तीसरा, मैंने उस व्यक्ति के लिए क्या मुश्किलें पैदा की हैं। ओहो, ये तो काफी आत्मविश्लेषण वाला काम है। जी, ये जिम्मेदारी लेने और रिश्तों को समझने में मदद करता है। जोर देती है। हाँ, और दोनों ही कहीं ना कहीं हमें अपने इकिगाई की तरफ, अपने अस्तित्व के उस ईंधन की तरफ ले जाती हैं। अब जब हम वो काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें अर्थ मिलता है, जो हमारा इकिगाई है, तो एक खास तरह का अनुभव होता है। किताब उसे फ्लो कहती है। हाँ, फ्लो। ये फ्लो क्या भला है? ये शब्द मनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्सेंटमिहाली ने दिया है। फ्लो वो स्टेट है जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल। समय का पता नहीं चलता, भूख प्यास का ख्याल नहीं रहता, यहाँ तक कि आप खुद को भी भूल जाते हैं। आप बस उस काम का हिस्सा बन जाते हैं। वाह। ये परम आनंद, फोकस और क्रिएटिविटी की स्थिति है जब आप अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। ये सुनने में तो बहुत ही कमाल का लग रहा है, पर इस फ्लो स्टेट को हासिल कैसे किया जाए?
क्या ये सिर्फ खास लोगों को ही मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। किताब कुछ तरीके बताती है। क्या? पहला, ऐसा काम चुने जो चैलेंजिंग हो, मतलब न बहुत आसान की बोर हो जाए, न बहुत मुश्किल की घबरा जाए, आपके स्किल लेवल से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर। एग्जैक्टली। दूसरा, लक्ष्य साफ होना चाहिए, पर ध्यान प्रोसेस पर ज्यादा हो, रिजल्ट पर कम। किताब इसे कहती है कंपास ओवर मैप्स। दिशा पता हो पर हर कदम पहले से तय न हो। अच्छा। और तीसरा, और शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे मुश्किल, एक समय में एक ही काम पर फोकस। मल्टीटास्किंग का मिथक। बिल्कुल, मल्टीटास्किंग असल में फ्लो को तोड़ती है, प्रोडक्टिविटी घटाती है और स्ट्रेस बढ़ाती है। किताब में जापान के ताकुमी का उदाहरण है, कुशल कारीगर। हाँ, ताकुमी। वो कैसे फ्लो में जाते हैं? उनमें अपने काम के लिए गहरा समर्पण होता है, बारीकियों पर बहुत ध्यान देते हैं। इसे गनबारू कहते हैं, मतलब पूरी लगन से टिके रहना, हार ना मानना। जैसे सुशी मास्टर ज़ीरो ओनो दशकों से रोज वही काम कर रहे हैं, पर हर बार परफेक्शन की तलाश में। या एनिमेशन बनाने वाले हायो मियाजाकी, जो हाथ से ड्राइंग करने में घंटों खोए रहते हैं। स्टीव जॉब्स भी जापानी कारीगरी के बड़े फैन थे। ये लोग अपने काम को सिर्फ काम नहीं समझते, वो उनका इकिगाई है और उसी में उन्हें फ्लो मिलता है। लेकिन क्या ये फ्लो सिर्फ ऐसे क्रिएटिव या मुश्किल कामों में ही मिलता है? क्या रोज के बोरिंग काम जैसे पता नहीं बर्तन धोना, उसमें फ्लो आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। किताब इसे माइक्रो फ्लो कहती है। माइक्रो फ्लो। हाँ, आप किसी भी छोटे से छोटे काम में भी चुनौती और आनंद ढूंढ सकते हैं। जैसे किताब में बिल गेट्स का जिक्र है कि वो रोज रात को बर्तन धोते हैं। अच्छा, क्यों? शायद उन्हें उसमें एक तरह का ध्यान या संतुष्टि मिलती हो। वो उसे भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते होंगे। रिचर्ड फेनमैन जैसे वैज्ञानिक भी साधारण कामों में मजा लेते थे। ध्यान यानी मेडिटेशन भी फ्लो पाने में मदद करता है। ये मन को फोकस करना सिखाता है। और एक बहुत जरूरी बात किताब कहती है। क्या? लक्ष्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुष्ठान। अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ? नहीं, यहाँ मतलब है रोज की आदतें, रूटीन। जब आप किसी काम को रोज एक तय तरीके से, एक रिचुअल की तरह करते हैं, तो उसमें फ्लो पाना आसान हो जाता है। खुशी करने में है, सिर्फ पाने में नहीं। आप बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने वाकई बहुत लंबा जीवन जिया है, सुपर सेंटेनेरियंस, 100 साल से भी ज्यादा। जी। किताब में उनके भी कुछ अनुभव हैं। क्या सीखा जा सकता है उनसे? हाँ, कुछ उदाहरण हैं। जैसे मिसाओ ओकावा 117 साल जिए। उनका कहना था, खाओ और सो और तुम लंबा जियोगे, आराम करना सीखो। सिंपल। हाँ। जीन कैलमेंट 122 साल, दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था, हमेशा कहती थी सब ठीक है। वाह वाह। वॉल्टर ब्रूनिंग 114 साल, उनका मंत्र था दिमाग और शरीर को व्यस्त रखो। व्यस्त रखो। इनमें एक पैटर्न दिखता है, सादगी, एक्टिव रहना, पॉजिटिव सोच और शायद चीजों को बहुत गंभीरता से ना लेना। और उन कलाकारों का क्या जो कभी रिटायर ही नहीं होते? हाँ, ये भी इकिगाई का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसे जापान के महान पेंटर हुक्साई, उन्होंने अपनी सबसे मशहूर पेंटिंग द ग्रेट वेव 70 साल की उम्र के बाद बनाई। कमाल है। क्यूबा की पेंटर कार्मेन हेरेरा 89 की उम्र में पहली पेंटिंग भी की और 100 के बाद भी रोज काम करती थी। अविश्वसनीय। ये सब दिखाते हैं कि जब आपके पास जीने का एक मकसद हो, एक जुनून हो, तो उम्र बस एक नंबर बन जाती है। सीखते रहना, करते रहना, यही जिंदगी है। किताब फिर ओकिनावा के ओगीमी गांव वापस जाती है, दीर्घायु का गांव। जी, ओगीमी। वहां के 100 साल के लोगों से बातचीत के आधार पर क्या पता चलता है? कैसा है वहां जीवन? वहाँ जीवन शांत है लेकिन सक्रिय है। कम्युनिटी की भावना बहुत मजबूत है। वही मोआए और यूईमारू, मतलब एक दूसरे की मदद करना, ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। अच्छा। लोग खूब मिलते जुलते हैं, त्योहार मनाते हैं, साथ में बागवानी करते हैं, गेट बॉल खेलते हैं, कराओके गाते हैं। कराओके? 100 साल के लोग? हाँ, वो अपनी परंपराओं पर गर्व करते हैं और हर काम में एक तरह का जुनून दिखता है, पर हड़बड़ी बिल्कुल नहीं। प्रकृति और पूर्वजों का सम्मान भी बहुत है। तो उन इंटरव्यू से लंबी और खुशहाल जिंदगी के क्या 5 खास संदेश निकले? हाँ, 5 मुख्य बातें सामने आई। पहला, चिंता मत करो, मुस्कुराओ और दिल खुला रखो। चिंता मत करो, ठीक है। दूसरा, अच्छी आदतें डालो, जल्दी उठो, बागवानी करो, थोड़ी कसरत और अपनी उंगलियों को व्यस्त रखो। वो मानते थे
कि उंगलियों का दिमाग से गहरा कनेक्शन है। दिलचस्प। तीसरा? रोज दोस्ती निभाओ, मिलना जुलना, बातें करना, ये उनके लिए शायद सबसे बड़ा इकिगाई था। चौथा? बिना हड़बड़ी के जियो, धीरे धीरे, शांति से, छोटी छोटी चीजों का मजा लो। और पांचवा? आशावादी बनो, हर दिन को एक तोहफे की तरह देखो और खूब हंसो। इन आदतों के अलावा ओकिनावा के खाने की और क्या खास बातें हैं? हमने हारा हाचीबू की बात की, सादगी की बात की। एक और बड़ी बात है विविधता, वैरायटी। हाँ, कहते हैं वो लोग रोज औसतन 18 अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं और हफ्ते भर में तो शायद 200 से ज्यादा। अरे बाप रे, 18 चीजें रोज? हाँ, उनके खाने में बहुत सारे रंग होते हैं, खूब सारी सब्जियां, फल, वही इंद्रधनुष खाओ वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा। अनाज मुख्य भोजन है, चीनी और नमक बहुत कम, मछली हफ्ते में 2-3 बार, मांस कभी कभार। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह में रिच होगा। बिल्कुल, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। ये शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं जो एजिंग और बीमारियों का कारण बनते हैं। किताब में कुछ खास ओकिनावन फूड्स का जिक्र है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं? हाँ, एक लिस्ट दी है, जैसे टोफू, मिसो, टूना मछली, गाजर, करेला। हाँ, वहाँ उसे गोया कहते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। समुद्री शैवाल जैसे कुंबू, नोरी, प्याज, सोयाबीन, शकरकंद, शिमला मिर्च। और उनकी खास चाय सन पिंचा, ये जैस्मिन वाली ग्रीन टी होती है। ग्रीन टी तो वैसे भी फायदेमंद मानी जाती है। जी हाँ, और वाइट टी भी। इनमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं और एक खास फल है शिकुआसा। हाँ, नींबू जैसा खट्टा फल। कहते हैं इसमें संतरे से 40 गुना ज्यादा नोबिलिटिन होता है, जो एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। खाने के साथ साथ हिलना डुलना, मूवमेंट। पर ओकिनावा के लोग कोई भारी भरकम कसरत तो नहीं करते, जिम वगैरह नहीं। यही तो खास बात है। ब्लू जोन्स की रिसर्च यही कहती है, सबसे ज्यादा जीने वाले लोग वो नहीं जो सबसे इंटेंस वर्कआउट करते हैं। तो फिर कौन? बल्कि वो जो दिन भर सबसे ज्यादा हिलते डुलते हैं। नेचुरल मूवमेंट। अच्छा। ओगिमी के लोग लगातार चलते हैं, बागवानी में घंटों लगे रहते हैं, सुबह उठकर टहलते हैं। उनकी कसरत उनकी लाइफस्टाइल का ही हिस्सा है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं, ऑफिस में घंटों बैठते हैं, उनके लिए क्या सलाह है? किताब कुछ पूर्वी व्यायाम पद्धतियों का सुझाव देती है, जैसे योग, ताई ची और किगोंग। हाँ, ये चीन की एक प्राचीन पद्धति है। ये सब हल्के व्यायाम है। इनके क्या फायदे हैं? ये शरीर और मन में संतुलन लाते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं और ये जोड़ों पर ज्यादा दबाव नहीं डालते, इसलिए बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जापान में एक और चीज बहुत पॉपुलर है, रेडियो ताइसो। हाँ, ये सुबह का 5-10 मिनट का वार्म अप रूटीन है। इसे रेडियो या टीवी पर प्रसारित किया जाता है और लाखों लोग इसे रोज करते हैं, बच्चे, बूढ़े, ऑफिस में काम करने वाले। ये क्या करता है? ये शरीर के लगभग हर जोड़ को धीरे धीरे मूव करता है, मोबिलिटी बढ़ाता है। ओगिमी के लोग भी इसे करते हैं। और ये फ्लो में भी मदद करता है? हाँ, क्योंकि इन अभ्यासों के स्टेप्स तय होते हैं। जब आप उन्हें रोज करते हैं तो आप ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं, जो फ्लो पाने के लिए जरूरी है। तो कुल मिलाकर ओकिनावा के लोगों और इकिगाई के दर्शन से यही बात समझ में आती है कि लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कई चीजों का एक सुंदर संतुलन है। अपने जीवन का एक उद्देश्य होना, हाँ, इकिगाई, लोगों से जुड़ाव महसूस करना, कम्युनिटी, मोआई, शरीर और दिमाग को एक्टिव रखना, पर बिना हड़बड़ी के, तनाव को मैनेज करना, सादा और पौष्टिक खाना, हारा हाचीबू, और हर पल को जीना, उसमें खुशी ढूंढना। जी हाँ, व्यस्त रहना पर शांति से, छोटी चीजों का आनंद लेना, रोजमर्रा के कामों में भी फ्लो ढूंढना, अपने रिश्तों को सहेजना, शायद यही है पूरा सार। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी बातचीत के बाद शायद हम सबके लिए सोचने का एक सवाल यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी गतिविधियां हैं जो हमें उस फ्लो वाली स्टेट में ले जाती हैं। अच्छा सवाल है। जब हम समय भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, और हम कैसे जानबूझकर उन चीजों के लिए ज्यादा समय निकाल सकते हैं, या फिर अपने रोज के साधारण कामों में ही वो माइक्रो फ्लो कैसे ढूंढ सकते हैं। हाँ, शायद यही अपने इकिगाई को खोजने या उसे और मजबूत करने की तरफ पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल। तो अगली बार तक अपने इकिगाई की तलाश जारी रखिए।
अलविदा। अलविदा।